अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज जो है हम आपको पैराग्राफ कराने वाले हैं और पैराग्राफ के साथ फिर आपको हम पेडागोजी भी कराएंगे। चलिए, तो सबसे पहले पैराग्राफ के क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी जो क्वेश्चन देगा उसको। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 121। अब देखिए, 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज 1 के लिए, 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज 2 के लिए। तो ठीक है ना, समझ गए आप। मुसाफिर ने मशकूब को कैसा आदमी कहा? मेहरबान, कदरदान, ईमानदार और सखी। तो चलिए देखते हैं। सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूब का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई आप बड़े मेहरबान आदमी हैं। कैसा आदमी कहा? मेहरबान आदमी है। कैसा आदमी कहा? मेहरबान आदमी है। तो मुसाफिर ने मशकूब को कैसा आदमी कहा? तो मेहरबान कहा। क्या कहा? मेहरबान कहा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुखसत होते वक्त मुसाफिर ने मशकूब को क्या दिया? नुस्खा ए कीमिया, मुजर्रब नुस्खा, सोना बनाने का तरीका, चांदी बनाने का तरीका। तो देखते हैं, जहां से पैराग्राफ छोड़े ना उससे आगे से पढ़िएगा। आपने मेरे साथ नेकी की है, चाहता हूं कि रुखसत होने से पहले एक मुजर्रब नुस्खा बता दूं। क्या दिया भाई? एक मुजर्रब नुस्खा। क्या दिया? एक मुजर्रब नुस्खा दिया। तो रुखसत होते वक्त मुसाफिर ने मशकूब को क्या दिया? नुस्खा ए कीमिया, गलत। मुजर्रब नुस्खा, बिल्कुल राइट। 122 का ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 122 का ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन 123 में है, मुसाफिर ने मशकूब को क्या हिदायत दी? नुस्खे को फरोख्त करने की, पानी न बेचने की, गरीबों को मुफ्त दवा देने की, अमीरों का इलाज करने की। तो देखते हैं क्या है, आगे पढ़ेंगे हमको पता चल जाएगा। ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। इसकी बीमारी, उसकी बीमारी कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। इसके साथ एक किताब मशकूफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस किताब में इस दवाई की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है। हिदायत पर पूरा अमल कीजिएगा। हिदायत, अब हिदायत क्या दे रहा है? और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिएगा। दवा की कीमत न लीजिएगा, वरना दवा का असर क्या होगा? जाता रहेगा। दवा का असर जाता रहेगा। तो मुसाफिर ने मशकूब को क्या हिदायत दी? नुस्खे को फरोख्त करने, गलत। पानी न बेचने, गलत। गरीबों को मुफ्त दवा देने की। तो बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। जी, अगला क्वेश्चन, किताब में दर्ज नुस्खे पर अमल करके उसने क्या काम किया? दवा तैयार की और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। दवा तैयार करके बेचना शुरू कर दिया। उसने मरीजों को दवा बाजार से खरीदने के लिए कहा। वो सभी मरीजों से इलाज के पैसे लेता था। तो देखते हैं, जहां से पैराग्राफ छोड़ा ना उससे आगे पढ़िएगा, वरना दवा का असर जाता रहेगा। उसी दिन से मशकूब ने सड़कों पर पानी बेचना बंद कर दिया। किताब में दर्ज नुस्खे पर अमल करके दवा तैयार की और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया और अजनबी की हिदायत के मुताबिक वो गरीबों को मुफ्त में दवा देता था, अलबत्ता अमीरों से खूब पैसे लेता था। तो देखिए अब इसका क्या होगा। किताब में दर्ज नुस्खे पर अमल करके उसने क्या काम शुरू किया? दवा तैयार की और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है कि 124 का ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल पैराग्राफ के द्वारा मिल रहा है। यह साथियों आपको यहां पर होगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक तो बनता ही है। नेट धोखा दे रहा है, नेट धोखा दे रहा है। चलिए, नेट धोखा दे रहा है तो नेट को पहले से बचा के रखिए। वो किससे खूब पैसे लेता था? रिश्तेदारों से, गरीबों से, अमीरों से, नौजवानों से। तो वो किससे पैसे लेता था? अमीरों से खूब पैसे लेता था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मशकूब ने सड़कों पर क्या बेचना बंद कर दिया? फल, पानी और सब्जी, कपड़े। मशकूब का मतलब ही होता है साथियों पानी बेचने वाला, तो उन्होंने पानी बेचना बंद कर दिया पैराग्राफ में। हमने अभी आपको दिखाया था ऑप्शन नंबर बी। और हिदायत की जमा क्या है? 127। हिदायत की जमा क्या है? हिदायत की जमा क्या है? जे हिदायतें, हिदायतीन और हिदायतों और हिदायत। हिदायत की जमा, हिदायत की जमा है हिदायत। क्या है? हिदायत। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128 में है, नेकी का मुतजाद है बदी, गुनाह, भलाई और गीबत। नेकी का मुतजाद है, उल्टा होता है बदी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए 121 से लेकर 128 तक के सवाल को जो आपने हल किया, ये टोटल आपके 8 सवाल थे, बिल्कुल आसान सा पैराग्राफ से। तो इसको तो अब तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन में आपको करना क्या है कि एक पेंसिल लेके जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर पढ़िएगा, जहां पर सही लगेगा उसको टिक कर दीजिएगा। पता है ऑनलाइन के बनिस्बत ऑफलाइन में आपका नंबर ज्यादा उठता है। ऑफलाइन में थोड़ा क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उस पर रफ कार्य आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप पेंसिल से टिक कर दीजिएगा क्वेश्चन को, आपका बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है फिर एक पैराग्राफ है। इसका पीडीएफ जो है ना आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे क्लास ले लीजिएगा तो मिल जाएगा। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब ये पढ़ेंगे नहीं, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारे मुल्क में कौन से जंगलात की कसरत है? पेड़ पौधों से भरे, सफेद के दरख्तों से भरे, बरगद के दरख्तों से भरे, नीम के दरख्तों से भरे। तो देखते हैं, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इंसान का ताल्लुक कदीम जमाने से ही जानवरों और पेड़ पौधों से रहा है। हमारे मुल्क में पेड़ पौधों से भरे हुए जंगलात की कसरत है। कैसा साथियों? पेड़ पौधों से भरे हुए जंगलात की कसरत है, यही ना पूछा गया है। तो हमारे मुल्क में कौन से जंगलात की कसरत है? तो पेड़ पौधों से भरे हुए। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 129 का। जी, ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल अच्छा होता है। ऑनलाइन में तो पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सिस्टम खराब हो गया, जिनको दिक्कत है। ऑनलाइन में किसी का पेपर हार्ड, किसी का आसान होगा। ऑफलाइन में सारा सबका एक ही जैसा हो जाएगा, ये बहुत आसान होता है। संदल की लकड़ी किस रियासत के जंगलों में ज्यादा होती है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। जे तो देखिए पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन जंगलात से सागवान, शीशम और साल जैसी कीमती लकड़ियां दस्तयाब होती हैं। कर्नाटक के जंगलात में संदल की लकड़ी कसरत से मिलती है। कहां मिलती है? कर्नाटक के जंगलात में। तो अब देखिए संदल की लकड़ी किस रियासत के जंगलात में ज्यादा मिलती है? तो साथियों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संदल की लकड़ी की क्या खुसूसियत होती है? यह बहुत कीमती और नायाब होती है, यह बहुत कारआमद और सस्ती होती है, यह देखने में खुशनुमा और खुशबूदार होती है, यह बड़ी खुशबूदार होती है। तो देखते हैं संदल की लकड़ी की खुसूसियत। जहां से हमने पैराग्राफ छोड़ा है उससे आगे पढ़ेंगे। इस लकड़ी की खुसूसियत यह है कि यह बहुत ही खुशबूदार और कारआमद होती है। क्या होती है? बहुत ही खुशबूदार और कारआमद होती है। तो संदल की लकड़ी की क्या खुसूसियत होती है? यह बहुत कीमती, नायाब। देखिए संदल की लकड़ी कीमती होती है, लेकिन यहां पर हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है, पैराग्राफ देना। यह बहुत कारआमद और सस्ती, सस्ती नहीं होती है। यह देखने में खुशनुमा और खुशबूदार, यह बड़ी खुशबूदार होती है। तो साथियों 131 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन, संदल के सुफूफ से क्या तैयार किया जाता है? मतलब उसके भूसी जिसको बोलते हैं ना जी, भूसा जिसको बोलते हैं,
उसी के बारे में बात हो रही है। साबुन और शैम्पू, उबटन और गाजा, अत्र और सेंट, क्रीम और पाउडर। 132, तो जहां से हमने पैराग्राफ छोड़ा ना उसके आगे से पढ़ेंगे। संदल के सुफूफ से उबटन और गाजा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको मिल गया कि संदल के सुफूफ से क्या तैयार किया जाता है, तो उबटन और गाजा, उबटन और गाजा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और संदल की शरबत का इस्तेमाल कौन से मौसम में फरहत बख्श होता है? मौसम गर्मा, मौसम बरसात में, मौसम सरमा में, मौसम बहार में। जे तो देखते हैं जहां से आपने पैराग्राफ छोड़ा है ना उससे आगे पढ़िएगा। कुछ लोग संदल की शरबत को बहुत पसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल मौसम गर्मा में बड़ा ही फरहत बख्श होता है। कहां होता है? मौसम गर्मा में। क्या हो जा रहा है? मौसम गर्मा। तो अब आपको मिल गया कि संदल की शरबत का इस्तेमाल कौन से मौसम में फरहत बख्श होता है? तो मौसम गर्मा में। मौसम गर्मा ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्मी के दिनों में, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला है साथियों 134 में कदीम का मुतजाद। कदीम का मुतजाद मीन्स यानी ऑपोजिट वर्ड, यानी कि उल्टा। कोहन, पुराना, जदीद और बोसीदा। कदीम माने होता है पुराना और जदीद माने होता है नया। तो कदीम का उल्टा क्या होगा? जदीद होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मुल्क की जमा क्या है? ममालिक, ममलिकत, ममालिकों और ममालिकान। तो मुल्क की जमा है ममालिक, मुल्क की जमा है ममालिक, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा अगर मीम लाम काफ हो और इसके ऊपर हो पेश तो इस मुल्क का माना होता है कंट्री और इसका जमा होता है ममालिक। और अगर मीम के ऊपर जबर हो, मीम लाम काफ मलक, तो मलक के माने होते हैं फरिश्ता, तो इसका जमा होता है मलाइका। क्या होता है? मलाइका। क्या होता है? मलाइका। तो हमको यहां पे पूछा गया मुल्क चूंकि जमा ममालिक है। अब 135, यानी कि आपने 121 से लेकर 135 तक के सवाल, टोटल कितने सवाल हुए? 15। ये 15 आपने कहां से दिया? पैराग्राफ से दिया। इस 15 में आपका 15 होना चाहिए। और आज जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लगा हुआ है, टेस्ट जरूर दीजिएगा। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि टेस्ट में भी 60 में 60 नंबर आपके उठने चाहिए। उल्टा सीधा बहुत अच्छे से आता है सर। क्या उल्टा सीधा बहुत अच्छे से आता है? उल्टा सीधा नहीं करना है, ठीक है ना, पढ़ाई पे फोकस करना है। चलिए ध्यान दीजिए। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को 20 कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगीज और रूसी की बतौरे डॉट डॉट पढ़ने की सिफारिश करती है। मतलब यह हुआ कि कौमी तालीमी पॉलिसी जो है, जो विदेशी लैंग्वेज है यानी जो गैर मुल्की जबान है, तो गैर मुल्की जबान के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 क्या कहती है? लिसानी फॉर्मूले के हिस्से के, इजाफी जबानों के, पेशा वाराना कोर्स के, महारतों के फरोग के हिस्से के। क्या होगा? 136 नंबर। तो कौमी तालीमी पॉलिसी साथियों ये कहता है कि देखिए जैसे आप कोरियाई है, जापानी है, यहां पे अंग्रेजी नहीं ना है। अंग्रेजी रहता तब से लिसानी फॉर्मूला में आता, चूंकि अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये आपका से लिसानी फॉर्मूला में नहीं आएगा, बल्कि इजाफी जबानों के पढ़ने की सिफारिश करती है। इजाफी जबान की तौर पर आप इसको ऑप्शनल के तौर पर पढ़ सकते हैं। यही अंग्रेजी रहता तब ये साथियों आपका क्या होता? से लिसानी फॉर्मूला में आता। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक आमोजगार श्रीनगर में मलयालम जबान का इंतखाब करता है। श्रीनगर कश्मीर, यहां की जबान क्या होगी? उसकी उर्दू होगी। और वहां पे वो कौन सी जबान कर रहा है? मलयालम जबान का इंतखाब कर रहा है। बतौर तीसरी जबान वो इसका इंतखाब करता है। और क्लासरूम में उसे पढ़ने और बातचीत करने से 1 साल के अंदर वो जबान बोलने और पढ़ने के काबिल हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? जबान की आमोजिश, जबान का हुसूल, जबान का इजाफा, मिनहाई जू लिसानियात। देखिए एक आदमी जो श्रीनगर का है, तो श्रीनगर की मादरी जबान कौन सी होगी? तो श्रीनगर की मादरी जबान होगी उर्दू, क्योंकि वहां पर उर्दू बोली जाती है। तो अब वो जो मलयालम जबान का साथियों इंतखाब करता है,
1 साल पढ़ने के बाद उसको वो सीख लेता है। तो मलयालम जबान कौन सी उसकी जबान होगी? तो मलयालम जबान होगी उसकी दूसरी जबान, और मलयालम जबान को ही बोलेंगे मियारी जबान। तो दूसरी जबान और मियारी जबान ही क्या होता है? तो साथियों मियारी जबान और इसी को बोलते हैं दूसरी जबान, ये होगा जबान की आमोदिश। इसलिए कि वो आदमी श्रीनगर का है, श्रीनगर की उसकी उर्दू जबान है, तो उर्दू अगर है तो वो तो मादरी है जो ऑटोमेटिकली सीखा जाता है, तब तो जुबान का हुसूल होगा। लेकिन वो श्रीनगर का व्यक्ति मलयालम जबान का इंतखाब करता है, तो वो दूसरी जबान का इंतखाब करता है, तो उसको सीखना होगा। और सीखने का नाम ही क्या है? आमोदिश है, यानी कि अधिगम है। सीखने का नाम ही क्या है? आमोदिश है, यानी कि अधिगम है। अगला क्वेश्चन, अगला है आमोदिश के हालिया मतालिब के मुताबिक दर्जे झैल में से कौन 2 दुरुस्त हैं? यानी जो अभी हाल के दिनों में आमोदिश के लिए जो 2 कॉन्सेप्ट है उसमें से कौन दुरुस्त हैं? गलतियां आमोदिश का हिस्सा है, आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है कि गलती होना यह बतलाता है कि आप सीख रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही है। गलतियां आमोदिश में मुखिल है, मतलब यह हुआ कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसके सीखने में रुकावट है नहीं, यह स्टेटमेंट गलत होगा। गलतियों की फौरन इस्लाह करनी चाहिए और गलतियां असातिज़ा के लिए फीडबैक है। देखिए गलती करते ही उसकी इस्लाह हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा गलती करता है तो ये असातिज़ा के लिए फीडबैक है, इसलिए कि असातिज़ा यानी उस्ताद यानी मुअल्लिम यानी टीचर इस बात पर गौर व फिक्र करता है कि ये बच्चा आखिर गलती क्यों कर रहा है। तो साथियों इसके अंदर 2 स्टेटमेंट है कि गलतियां असातिज़ा के लिए फीडबैक हैं, तो डी वाला भी आपका राइट है। तो देखिए ए वाला भी आपका राइट है और डी वाला भी राइट है। तो ए मीन से होगा अलिफ और डी मीन से होगा दाल। तो अलिफ और दाल कहां पर है आप देख लीजिए, और जो आंसर होगा वही आपका सही होगा। तो अलिफ और दाल कहां पर है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि तीसरा ऑप्शन है, यही आपका राइट होगा। कुछ लोग डी दे रहे थे, जीम और दाल नहीं होगा जी, जीम और दाल नहीं होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे सभी लोग। और 139 नंबर में है कवायद की आमोजिश में अमलियाती मालूमात को ... कहा जाता है। यानी आप जब भाषा सीख रहे हैं, तो जब आप भाषा सीखते हैं वो काम जो आप करके सीखते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जबान की आमोदिश के लिए किसी की गलतियों का तज्जिया, कवायद के कुल्लिये के अमल को समझना और उसका इतलाक करना, कवायद के कुल्लिये की आमोदिश और उनकी बाजरसी, कवायद की किताब से यह समझना कि कवायद के कुल्लिये कैसे काम करते हैं। जी बताइए 139 नंबर का। देखिए चूंकि यहां पर एक लफ्ज आया है अमलियाती, अमलियाती का मतलब होता है करके सीखना, तो ऑप्शन नंबर बी वाला देखिए, कवायद के कुल्लिये के अमल को समझना कि हम इस पे क्या करना है और फिर उसका इतलाक करना, इतलाक करना ही होगा अमल करना, इतलाक करना ही होगा अमल करना। तो साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, अभी आप यहीं पर फंसे हुए हैं। अधिगम माने होता है आमोजिश, अधिगम माने आमोजिश, अधिगम माने आमोजिश, ये बहुत बेसिक चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्तसर कहानी अफसाना ... होती है, तौज़ीही तहरीर होती है, तज्जियाती तहरीर होती है, बयानिया तहरीर होती है, तकाबुली तहरीर होती है। चलिए 140 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मुख्तसर अफसाना यानी जो मुख्तसर कहानी होती है वो तज्जियाती का मतलब होता है तज्जियाती का मतलब होता है कि उसका ये करना, परिवेश में देखना, और तकाबुली का मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करना, ये भी नहीं होता है, बल्कि मुख्तसर कहानी और अफसाना एक ये बयानिया तहरीर होती है। क्या होती है? बयानिया तहरीर होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर? रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए। टेस्ट देने है सिर्फ एप्लीकेशन पर फीस, टेस्ट एप्लीकेशन पे क्लास लीजिए, सारा टेस्ट मिलेगा, लगभग उसमें 60-70 से ज्यादा टेस्ट होगा। अभी तो आप बहुत सारा टेस्ट लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 141 में है, जबान या मवाद के क्लासरूम में
कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली डॉट डॉट है। मतलब भाषा के क्लासरूम में अगर आपको कसीर लिसानियात का मतलब बहुभाषिकता, यानी अगर बहुभाषिकता का प्रयोग करते हैं तो वो कैसे होगा। ऑप्शन नंबर ए में है मवाद या मौजू और जबान की तदरीस, आमोजिश के लिए आमोजगारों की जबान का इस्तेमाल। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले आप समझ लीजिए। कहा यह जा रहा है कि मवाद यानी मटेरियल या मौजू और जबान की तदरीस, यानी जब भाषा सिखा रहे हैं तो आमोजिश के लिए आमोजगारों की जबान का इस्तेमाल, मतलब जो बच्चा सीखने आता है उसी की जबान का इस्तेमाल करना, यह होगा कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली। बिल्कुल, अभी के स्कूल में यही ना कहा जाता है कि जो बच्चा आपके स्कूल में आता है हमको उनकी ही जबान में उनको पढ़ने देना है और उनकी ही जबान में उनको पढ़ाना है, यानी उनको हमें उनकी मातृ जबान में पढ़ाना है। मातृभाषा नहीं पढ़ाना है, मातृभाषा नहीं पढ़ाना है, बल्कि मातृ जबान में पढ़ाना है। दोनों में फर्क है। तो साथियों ये वाला बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है कि कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली। आगे देखिए, बहुत सी जबानों की आमोजिश जिसमें मादरी जबान जदीद हिंदुस्तानी जबान है क्लास की। अब बहुत सी जबानों की आमोजिश कीजिएगा तो उसमें मादरी जबान की आमोजिश नहीं कराई जाती है, मादरी जबान पढ़ाई नहीं जाती है, बल्कि मादरी जबान में पढ़ाई जाती है। दोनों में फर्क है। तो ये जो आमोजिश हो जाएगा मादरी जबान, ये गलत हो जाएगा। और हत्तल इम्कान ज्यादा से ज्यादा जबानों की आमोजिश, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बतौर जबान और मीडियम के मादरी जबान की आमोजिश, ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आमोजगार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, लिखने के इस अंदाजे नजर को क्या कहेंगे। मतलब एक अधिगम करता जो है वो लिखने जाता है तो वो अलग अलग मराहिल से, पहले वो साथियों कॉपी को क्या करता है, इधर उधर करता है, दीवार पे लिखता है, तब फिर टेढ़ी मेढ़ी लिखता है, फिर लकीर लिखता है, फिर उसको मिलाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो अलग अलग मराहिल से गुजरता है। तो ये जो मराहिल है यानी जो स्टेज है, इसको क्या बोलेंगे, पैदावारी अंदाजे नजर, और उसके बाद आगे आपका है अमलियाती अंदाजे नजर, इक्तिबास का इमला और निजी तहरीर। क्या होगा 142 का। तो देखिए मुख्तलिफ मराहिल से जो गुजरेगा तो लिखने का काम जो करेगा तो उसमें वो अमल करेगा ना, यानी वो क्रिया करेगा ना, तो इसलिए होगा ये अमलियाती अंदाजे नजर, अमलियाती अंदाजे नजर। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अपनी क्लास को 4-4 ग्रुप में बांटकर उन्हें मौजूआत पर काम करने और 3 माह के अंदर काम करके पूरी क्लास के सामने तहरीरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहता है। इस ग्रुप सरगर्मी को क्या कहेंगे। यानी एक उस्ताद है, वो बच्चे को 4-4 के ग्रुप में बांटता है और इन सभी को मुद्दत देता है कि 3 महीने के अंदर जो आपको रिसर्च का काम दिया गया है उसको आप लोगों को पूरा करके पेश करना है। तो ये क्या होगा, ग्रुप सरगर्मी होगा, मफवूजा काम होगा, जबान का काम होगा, प्रोजेक्ट होगा। देखिए जब एक मुद्दत दिया गया, टाइम टेबल दिया गया, तो गोया कि कोई ना कोई आपको काम दिया जाएगा कि इसको काम करना है, इस काम को पूरा करना है। तो वो काम ही साथियों क्या कहलाता है, आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट। नहीं बोलते हम लोग कि अभी प्रोजेक्ट मिला है इसको पूरा करना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दर्जे झैल सवाल या तहरीर किस नौइयत का है। तसव्वुर करो कि आप कहानी में बेटा हो, यानी कोई कहानी है और उसमें मान लीजिए कि आप कहानी में क्या है, बेटा है, और दिन के आखिर में अपने रोजनामचे में एहसासात कलमबंद करते हो जी। तो ये कैसा होगा, मतलब एक कहानी में उसके किरदार को अपने जैसा समझ लेना, यानी उस किरदार को अपने आप पर यह कर लेना। तो ये क्या होगा, तौज़ीही तहरीर होगा, इदराजी तहरीर होगा, खुद नविश्त सवानिह तहरीर होगा, तख्लीकी तहरीर होगा। 144 का। तो देखिए जब किसी कहानी में उसके किरदार को अपना किरदार मान लेना, इसी को बोलते हैं इदराजी तहरीर। क्या बोलते हैं, इदराजी तहरीर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 नंबर में है,
शायरी की तदरीस आमोजिश का अहम मकसद है। देखिए, एक तो होता है कि हम लोग जब शायरी सीखते हैं या शायरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, महफूज होना और तहसीन करना, शायरी करने के फन की आमोजिश, जबान की आमोजिश, लफ्जियात और कवायद की आमोजिश। देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि शेर व शायरी से क्या होता है, आपका मन ताजा होता है, मन हरा भरा होता है, मन में शादगी होती है, मन में हंसी हो जाती है। तो साथियों, गोया के शायरी की तदरीस और आमोजिश का अहम मकसद यह है कि हम शायरी को ऐसे पेश करें कि लोग महफूज हो जाएं, लोग खुश हो जाएं, लोग तहसीन करना, यही मकसद होता है। जो शायर अपने क्या बोलते हैं दर्शक को अपने इसको जितने अच्छे तरीके से खुश कर लेता है वो उतना बड़ा शायर कहलाता है। तो शायरी की तदरीस आमोजिश का अहम मकसद क्या है, महफूज होना और तहसीन करना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 146 नंबर में है। तवक्को की जाती है कि जबान की क्लास में आमोजगार जबान से और जबान पर काम करेंगे। आमोजगार जबान से और जबान पर काम करेंगे। क्या होगा, जबान के कुल्लिये की आमोजिश, दुरुस्तगी के साथ जबान का इस्तेमाल, जबान से तामुल, और उसके बाद आपका है जबान का हुसूल। जे क्या होगा साथियों, चलिए 146 का क्या राइट आंसर होगा। देखिए, तवक्को की जाती है यानी उम्मीद की जाती है कि जबान की क्लास में यानी भाषा के कक्षा में आमोजगार यानी अधिगम करता जबान से यानी भाषा से जबान पर काम करेंगे, यानी भाषा से भाषा पर काम करेंगे। मतलब यह हुआ कि जबान से तामुल करेंगे, यानी जबान से वो एक दूसरे से मिलजुल कर क्या करेंगे, सीखेंगे। तो 146 नंबर क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुस्तनद मतन होता है। मुस्तनद मतन का मतलब हुआ ऑथेंटिक पैराग्राफ यानी प्रमाणिक पैराग्राफ यानी प्रमाणिक जे पद्यांश क्या हो, गद्यांश क्या होगा, दरसी किताब के मुसन्निफ का तहरीर करदा मतन या बयानिया, यानी जो दरसी किताब लिखे हैं उसी के मुसन्निफ करदा कोई तहरीर हो वही मुस्तनद मतन होगा। सियाक से मतन का असल हिस्सा असल तहरीर से पूरे तौर से जे बदला हुआ होना चाहिए, बदला हुआ और तखफीफ किया हुआ मतन, यानी जो असल तहरीर है यानी जो आपके किताब में तहरीर है उससे बिल्कुल बदला हुआ तहरीर, वो होगा मुस्तनद मतन। आमोजगार का मफरूजा काम के तौर पर तैयार करदा कहानी और तस्वीर। चलिए बताइए 147 का। देखिए, आप यहां पर गौर कीजिएगा, हमको पूछा गया मुस्तनद यानी ऑथेंटिक, तो सियाक से मतन का असल हिस्सा मतलब यह हुआ कि आप संदर्भ में मतन का यानी पैराग्राफ का असल हिस्सा को साथियों पढ़ ले तो वही आपका होता है मुस्तनद मतन। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 148 नंबर में है। बुनियादी तरसीली महारत यानी BICS बिक्स जिसको को बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मुजर्रद ख्यालात के इजहार के लिए दरकार जबान, नन्हे आमोजगारों की तरसील के लिए दरकार जबान, मौजूदा जरूरियात की तरसील के लिए दरकार जबान, तरसीली जबान की तदरीस। देखिए, यहां पर आप समझ लीजिए कि साथियों बिक्स क्या होता है। बिक्स कहते हैं कि जब आप रोजमर्रा यानी बेसिक जो आपका होता है इंटरप्रिटेशन जो रोजमर्रा आप जबान को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो चीज आप बोलते हैं वही आपका आता है BICS में यानी बिक्स में आता है। तो वही आपका हो गया बुनियादी तरसीली महारत। जैसे मान लीजिए कि डेली की जो हमारी दिनचर्या में काम है, ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया की लैंग्वेज को या पूरी दुनिया में जितनी सारी जबान है सबको बोलते हैं, हम एक मखसूस दायरे तक ही बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं बुनियादी तरसीली महारत। तरसील का मतलब होता है साथियों संप्रेषण, तो मौजूदा जरूरत के तरसील के लिए दरकार जबान, इसी को बोलते हैं बुनियादी तरसीली महारत का मतलब यही, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर में, जबान के अंदाजा कद्र का खास मकसद होता। अंदाजा कद्र का मतलब हुआ मूल्यांकन, मतलब जब आप भाषा का मूल्यांकन करते हैं
तो इसका सबसे अहम मकसद यानी सबसे अहम उद्देश्य क्या होता है? आमोजगार की हुसूलियाबी की जांच। मतलब यह हुआ कि बच्चे ने कितना सीखा, इसका जांच करना है हमको, या क्लास में आमोजगारों के रैंकिंग की जांच, मतलब बच्चे का ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो देखिए ग्रेड जो होता है ना वो निगेटिव होता है, तो रैंकिंग भी निगेटिव होगा, यह आपका कट जाएगा। मजमूई या कुल्ली हुसूल याबियों की जांच, यानी पूरे तौर पर देखना है कि बच्चे ने कितना सीखा इसको, या आमोजगारों की जबानों की महारत की जांच। देखिए आप कितना जानते हैं इस चीज को नहीं जांचा जाता है, बल्कि आपके अंदर सीखने की क्षमता कितना डेवलप किया है, यानी आपके अंदर महारत यानी स्किल्स कितने आ गए। क्योंकि स्किल्स से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन रट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी अंदाजा कद्र किया जाता है तो आमोजगारों की जबान की महारत की यानी कैपेसिटी की यानी स्किल्स की यानी कौशल की जांच होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 150 में, ज्यादा मवाद की हामिल जबान की खामे मवाद से क्या मुराद है? ये ऑप्शन नंबर आपका ए में है इसका, जबान के बरतने के तरीके पर जोर देने वाले खामे मवाद, लफ्जियात, तलफ़ुज़, कवायद वगैरह, खामे मवाद की पेशकश और उसकी तरबियत व तंजीम, मालूमात पर इसरार करने वाली जबान के खामे मवाद। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मवाद की हामिल जबान की खामे मवाद का मतलब हुआ मालूमात पर इसरार करने वाली जबान की खामे मवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा जी। तो इस तरह साथियों टोटल जो हमने आपको 30 क्वेश्चन हमने आपको कराया,